हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा मॉक 13 था, लाइव मॉक, उसका डिटेल्ड एनालिसिस, कट ऑफ एंड रिव्यू। ठीक है। तो एवरी सैटरडे संडे अपना फ्री वीकली लाइव मॉक होता है। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो नेक्स्ट वीक भी दे देना भाई। ठीक है, हर वीक ये आता है अपना। और एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लेना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इंग्लिश में जिसमें बच्चों ने रिपोर्ट किया है, उनको कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विद सोर्सेज। सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशंस आपको मॉक सबमिट करने के तुरंत बाद ही मिल जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप लोग एनालिसिस को बाद के लिए ना छोड़ो। अदरवाइज बच्चे ये करते हैं कि 3-4 लाइव मॉक दे देंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से और एनालिसिस एक का भी नहीं करते, क्योंकि सॉल्यूशन बाद में दिखते हैं, तब तक भूल जाते हैं फिर कि हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लिया ना। तो इसलिए सॉल्यूशंस आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप मॉक सबमिट करते हो, सॉल्यूशंस देखो, अपना एनालिसिस कंप्लीट करो, उसके बाद फिर दूसरे काम पे चलो। ठीक है। और सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी तक विजिबल होंगे जब तक कि लाइव मॉक है, उसके बाद हट जाएंगे फिर। अगर नहीं करोगे तो छूट जाएगा फिर। ठीक है। तो डाटा देख लेते हैं एक बार डिटेल एनालिसिस का, कि इस बार जो टोटल अटेम्प्ट्स थे वो हमारे 30,000 प्लस हो गए हैं, जो कि काफी काफी अच्छा स्कोर है। मतलब पिछली बार हमारा जो बेस्ट था वो 25.3 के था। ठीक है। इस बार काफी लोगों ने शेयर किया है मॉक, इसका मतलब। और जिन्होंने भी शेयर किया है भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अगर अटेम्प्ट का नंबर इंक्रीज होता है तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, चीजें लोग पसंद कर रहे हैं, और हम भी फिर अच्छे से मेहनत करके बनाते हैं और अगला मूव। ठीक है। तो शेयर करते रहा करो। अगर आप मार्क्स का डाटा देखोगे तो 30,000 में से लगभग 22,000 बच्चे 100 प्लस स्कोर कर चुके हैं। और अगर आप देखोगे 120 प्लस वाले 16,000 बच्चे हैं। तो 6,000 बच्चे तो मतलब इन्हीं 20 नंबर में खो गए हैं। ठीक है। और इस मॉक की जो कट ऑफ थी वो मैं बता दूंगा अभी, कि 130 कट ऑफ है अराउंड। तो अगर आप कट ऑफ के ऊपर के बच्चों के देखोगे तो सिर्फ 12,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की है अपनी। ठीक है। और 140 प्लस वाले 7,000 बच्चे हैं, 150 प्लस वाले 3,000 बच्चे हैं। तो ये रैंक कितनी वेरी कर रही है, आप यहाँ पे देखो कि 12 और 7, मतलब सिर्फ 10 नंबर में। मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं ना जो खो गए हैं, वो 130 से 140 के बीच में, इसमें 5,000 बच्चे मतलब खो गए बीच में इसी में ही। ठीक है। और फिर यहाँ से देखो कि और अगले 10 नंबर में कितनी डेंसिटी है, कि यहाँ पे फिर से 4,000 बच्चे। ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिली मिस्टेक काफी हुई है बच्चों की, मैं दिखाऊंगा अभी आगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो मैथ्स जो था इसका, वो मॉडरेट लेवल का था, डुएबल था, बट सिली मिस्टेक्स काफी हुई हैं बच्चों की। मैंने 2-3 जगह रिव्यू वगैरह देखे, जैसे यूट्यूब वगैरह पे बच्चे करते हैं, तो काफी बच्चों ने ऐसा बोला कि भैया क्वेश्चन बाद में मेरे से हो गया है ठीक, पर मेरे को पता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, वो सिली थी। और अगर आप रीजनिंग वाला पार्ट देखोगे तो रीजनिंग वाला पार्ट था तो मॉडरेट साइड ही, बट थोड़ा सा लेंदी था। मतलब अगर आप 15 मिनट दे रहे हो यूजुअली, तो आपको 18 लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो और आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की हुई है, तो थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है। इंग्लिश इसकी मॉडरेट लेवल की थी, पिछले वाले मॉक से काफी आसान थी। 35 नंबर आराम से लाया जा सकता था अगर आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज किए हुए हैं तो। जीएस इसकी मॉडरेट से हार्ड लेवल की थी। 10 क्वेश्चंस इजिली डुएबल थे, इसलिए 20 मार्क्स आपका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे तो इसका जो लेवल है वो मॉडरेट साइड रहेगा। ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मॉडरेट से थोड़ा हार्ड भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ही अगर सेक्शंस मॉडरेट हो जाते हैं तो फ्रेशर को कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है, जिसकी वजह से मॉडरेट से हार्ड उसको फील होगा ये। बट अगर आप रिपीटर हो तो आप मैथ्स रीजनिंग के दोनों सेक्शंस को काफी इजीली मैनेज कर लोगे, टाइम वगैरह भी। और बस सिली मिस्टेक आपको रोक सकती है, तो आपको ये मॉडरेट फील होगा। ठीक है। एवरेज स्कोर जो था वो इस मॉक का 115 था, और आप कट ऑफ देखोगे लगभग जोड़ के तो ये 130 के अराउंड जाएगी। अगर आप रिपीटर हो तो 130 प्लस ही आपका स्कोर रहना चाहिए इस मॉक में, और अगर आप फ्रेशर हो तो 130 के थोड़ा बहुत नीचे भी है तो चल जाएगा। ठीक है। जिन लोगों की कट ऑफ क्लियर हो गई है वो मिठाई विठाई खा सकते हैं भाई। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले इस बार इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा मैथ्स से करते थे, रीजनिंग से, बट क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स हुए हैं, क्वेश्चंस, तो देखते हैं एक बार इसी का। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दूं कि ये परसेंटेज जो लिखी हुई है यहाँ पे, हर क्वेश्चन की परसेंटेज लिखी हुई है। टेक्स्ट बुक या फिर आप हमारा वाला मुक दोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो वहां लिखा आता है कि 61% लोगों ने ठीक किया है क्वेश्चन। तो हम उसी परसेंटेज को यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हैं और कौन सा क्वेश्चन बच्चे इजीली सोल्व कर पाए। तो जो भी आपको ग्रीन में दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर्स, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 क्वेश्चन 71% लोगों ने ठीक कर दिया है। तो जो ग्रीन वाले क्वेश्चन नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों के इजी मतलब क्वेश्चन है जो सबने कर दिया ठीक। ठीक है। जो ब्लू वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो डुएबल तो थे, बट सिली मिस्टेक की वजह से या फिर पकड़ में नहीं आई चीजें, वो गड़बड़ हो गया। और जो रेड वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हार्ड थे। ठीक है। 50 प्लस वाले ग्रीन में रहते हैं, 50% से ज्यादा बच्चे कर देंगे तो ग्रीन है, और अगर 30 से 50 बीच में रह रहा है तो वो ब्लू है, और बिलो 30% तो वो रेड है। ठीक है।
ये मैंने बता दिया कि कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो समझ में आ जाए, पता चले यार पता नहीं यार क्या है, हरा नीला लाल कर रखा है ना। ठीक है, तो देखो काफी क्वेश्चन अगर आप हटा दोगे इनको, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बच्चे फंसे हैं। बिलो 50% वाले सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं। स्टिल बच्चे ये बोल रहे थे कि इंग्लिश का लेवल सर हाई है भाई, इस बार हाई नहीं था, इस बार मॉडरेट ही था। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप हटा दोगे तो 21 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, इसलिए मैंने लिखा कि 35 प्लस तो आपका होना ही चाहिए वहां पे। अब इन 4 क्वेश्चन को हम देख लेंगे एक बार अच्छे से। जो थर्ड क्वेश्चन था अपना वो फ्रेजल वर्ब का था, कॉल से एक फ्रेजल वर्ब थी, तो ये वाला क्वेश्चन। और जो 8th क्वेश्चन था हैंड इन वाला, ये भी फ्रेजल वर्ब थी। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है यूजुअली कि जब फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन डालते हैं तो जो मोस्टली फ्रेशर्स भी और रिपीटर्स भी जो जिन्होंने फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़ी है उनका वो गलत हो जाता है। इसलिए हमारे हर एक मॉक में आप देखोगे, मैं लिख के बता रहा हूँ कि हर एक मॉक में एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का मिलेगा, एक क्वेश्चन फिक्स प्रपोजिशन का मिलेगा, बिल्कुल कि हाँ डालना ही डालना है। ठीक है, ताकि ये चीजें एटलीस्ट अगर आप अलग से नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट मॉक्स के थ्रू आप इनको कवर कर लो। ठीक है, हम जानबूझ के चीजें डालते हैं ऐसी, क्योंकि यही चीजें ना एवरेज बच्चे को अलग बनाती हैं टॉपर से। ठीक है, एवरेज बच्चा इनको छोड़ देगा, टॉपर इनको अच्छे से करके जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाला रिपोर्ट हुआ है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यू एंड हिम वाला क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये था कि सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है ये है जिसमें यहाँ पे लाइक के बाद में यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे हिम आएगा। ठीक है, और रेगुलरली आएगा क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब चाहिए अपने को, तो रेगुलर वाले ऑप्शंस कट जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन हुआ है कि लाइक के बाद यू एंड ही सही होगा या फिर यू एंड हिम सही होगा। अब ये क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो एसएससी ने जो इसका आंसर की में दिया हुआ है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है आंसर। ठीक है, उन्होंने यू एंड ही को सही माना था, बट जब रिप्रेजेंटेशन लगाई बच्चों ने तो आंसर चेंज होके यू एंड हिम हो गया था। बट कुछ बुक्स ने ऐसा किया कि बुक्स ने जैसे ही आंसर की आई तो वो क्वेश्चन टाइप करा लिया और उसका आंसर जो एसएससी वाला ए था वही बुक में दे दिया है। बच्चे ने लिखा भी है यहाँ पे कि सर पिनेकल की 6800 प्लस एडिशन जो है उसमें पहला ही क्वेश्चन है और उसका आंसर जो है यू एंड ही जो है उसमें कोई एरर उसने नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि उसने एसएससी का प्रीवियस आंसर जो है रो के तुरंत बाद जो आ जाती है वो माना हुआ है, जो चेंज आंसर है वो उन्होंने नहीं अपडेट किया वहां पे। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर यू एंड हिम ही क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया सब्जेक्ट, लाइक जो होती है ना वो होती है हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो जो यू है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, और हिम जो है ये भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस लाइक प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यू और हिम। अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है या हिम यूज होता है? तो ये बेसिक अपना पता है अपने को कि जो ही है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है और जो हिम है वो अपना ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो जो लाइक प्रेपोजिशन है वो हमेशा अपने बाद में प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही लेगी, तो इसलिए यहाँ पे लाइक के बाद में यू तो देखो ऐसा है, यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में सेम ही रहता है। ठीक है, बट ही और हिम में डिफरेंस रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद में हिम ही करेक्ट होगा। ठीक है, और ही जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल ठीक है कि सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू एंड हिम। अब इसका मतलब कैसा मीनिंग क्या आएगा कि जो सिंसियर बच्चे हैं, कैसे? जैसे कि तुम हो और वह है। ठीक है, वो जो बच्चा दूसरे हिम के लिए बोल रहा है कि जो सिंसियर बच्चे हैं उनको रेगुलरली पढ़ना चाहिए अगर एग्जामिनेशन पास करनी है, तो ये इसका मीनिंग निकल के आएगा। तो ग्रामेटिकली हिम ही इसका करेक्ट आंसर है, और ये मैंने वेरीफाई भी किया है टीचर्स से। आप सब लोग जानते होंगे अमन वशिष्ठ सर को। ठीक है, मैंने उनको भेज के क्वेश्चन पूछ लिया था ये पहले ही, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों को डाउट आ रहा है, मेरे को पता था, तो मैंने एक बार वेरीफाई कर लिया। सर ने भी यही बोला है कि हाँ इसमें हिम ही ठीक है, एसएससी ने करेक्ट कर दिया था आंसर। ठीक है, ये पता नहीं रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है भाई बच्चों ने, मतलब यही है कि हाँ ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट, इसमें भी बच्चों ने रिपोर्ट लगाया है। इसमें क्या कहा है कि द कमेटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर, कमेटी ने रिक्वेस्ट किया चीफ इन्वेस्टिगेटर को टू पर्सनली लुक आफ्टर द मैटर, कि भाई पर्सनली इस मैटर को आप एक बार जांचो अच्छे से। अब एक बच्चा तो बोल रहा है कि लुक आफ्टर इज ऑल्सो करेक्ट, भाई लुक आफ्टर करेक्ट नहीं है, उसका मतलब होता है देखभाल करना किसी की। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, तो वो वहां पे गलत हो जाएगा मीनिंग। वो जांच की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो जांच करेगा, देखभाल नहीं करेगा किसी की। अब एक इस बच्चे ने काफी अच्छा डाउट बताया था, ये दोनों ही एक ही डाउट है एक्चुअली। ये बोल रहा है कि पर्सनली जो है इसमें विल कम इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये कह रहा है कि जो पर्सनली है इसको यहाँ लगाओ, टू के बाद यहाँ पे मैटर के बाद, वो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा द कमेटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर टू लुक आफ्टर द मैटर पर्सनली, वो भी ठीक होता। बट इसने आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 + V1 ऑलवेज कम्स टुगेदर, कि 2 + V1 हमेशा एक साथ आते हैं,
नोट अ सिंगल एडवर्ब कैन कम बिटवीन टू प्लस वी वन। यहाँ पे बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, उतनी ग्रामर इसने पढ़ी नहीं है बट यहाँ पे लिख दिया है। देखो एक कंसेप्ट होता है, टू प्लस वी वन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यूजुअली जनरल इंग्लिश में जब ग्रामर आप पढ़ते हो तो टू प्लस वी वन हमेशा एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। बट एक नया कंसेप्ट आ गया था जब ऑथर्स ने यूज करना स्टार्ट कर दिया स्प्लिट इन्फिनेटिव का। स्प्लिट मतलब तोड़ना, कि टू और टू के साथ में बीच में एक वर्ब या एडवर्ब कुछ भी आएगा, उसके बाद वी वन आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब, मोस्टली एडवर्ब भी यूज करते हैं यहाँ पे, टू प्लस एडवर्ब और उसके बाद वो लोग फिर वी वन लगाते हैं, बीच में एक एडवर्ब आ जाती है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ना, टू और वी वन, ये टूट गया बीच में से, स्प्लिट हो गया ये, इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। और ये बिल्कुल सही है, मैं आपको डिक्शनरी दिखा देता हूँ, ग्रामरली वाला वो है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैंने खोला हुआ है इसलिए पेज इसका। ये आप ग्रामरली पे पढ़ोगे ना कि स्प्लिट इन्फिनेटिव हम क्यों यूज करते हैं। इसका यूज इसलिए होता है जब आप किसी बात पे एम्फेसाइज करोगे। ये आप पढ़ लेना, देखो मैं इसको रोक के अच्छे से पढ़ लेना। इसने बोला हुआ है वही चीज कि इफ जो इन्फिनेटिव है स्प्लिट वाला, उसमें एडवर्ब यूज करते हैं बीच में, और उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, आई वॉज टोट टू ऑलवेज क्लीन अप आफ्टर माई सेल्फ, ठीक है। अब इसको वैसे भी लिख सकते हो, आई वॉज टोट ऑलवेज टू क्लीन अप, ये भी ठीक है। बट स्प्लिट इन्फिनेटिव वाला भी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, बस मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब इसमें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो मीनिंग में डिफरेंस क्या आएगा। अगर आप सिर्फ ये बोलो, हिंदी बोल के मैं बताऊंगा तो उससे समझ लेना, ठीक है, कि जो कमेटी थी उसने रिक्वेस्ट किया चीफ इन्वेस्टिगेटर को कि आप ना एक बार खुद देख लो इस मैटर को, ठीक है, खुद जांच कर लो। एक तो ये बोलना हो गया। एक है कि मैं पर्सनली पे थोड़ा जोर दे के बात करूं, मैं चाह रहा हूं कि उस बंदे के अलावा कोई और उसको जांचे ही ना, वो बंदा खुद उसका जिम्मेदारी ले, पर्सनली मेरे को इन्फेसाइज करके बोलना है। तो मैं टू प्लस वी वन के बीच में उस एडवर को डाल दूंगा और उसका मीनिंग ये आएगा कि कमेटी ने रिक्वेस्ट किया चीफ इन्वेस्टिगेटर से कि भाई एक बार खुद जाके, वो थोड़ा जोर देके बोलेगा उस बात को कि भाई खुद जाके एक बार देखो इस मैटर में क्या दिक्कत हुई है, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी जो वो आईएएस की कोचिंग में दिक्कत हुई थी ना लाइब्रेरी में, अब वहां पे मान के चलो कि कोई बड़ा अधिकारी है, कोई कमेटी बनी और उस बड़े अधिकारी ने ये बोला कि भाई ये जो बच्चों की यहाँ पे डेथ हो गई है लाइब्रेरी में, कि तुम पे मेरे को विश्वास है, तुम खुद जाके इस मैटर को देखो। तो वहां पे टू प्लस वी वन के बीच में आप उसको एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। स्प्लिट इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। इसने बच्चे ने ये भी यहाँ पे ये लिखा था कि भाई जीरेंट को स्प्लिट, जीरेंट नहीं है इन्फिनेटिव है, इसको स्प्लिट क्यों किया, स्प्लिट किया ताकि हम इस पे दबाव बना सके, एक एम्फेसाइज डाल सके कि भाई खुद ही जाके काम करना है वो। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये यूजुअली तो एक साथ ही यूज होता है टू प्लस वी वन, बट जब हमको बात पे जोर डाल के बोलना है कि भाई खुद करो ये काम, या किसी भी एडवर्ब पे जोर डाल के बात करनी है, तो वहां पे हम लोग बीच में एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक इस पे तो देखो यार 112 लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है क्वेश्चन को, ठीक है, और सब एकदम रट्टाफिकेशन वाले तोते बने हुए हैं एकदम। दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक आदमी है जिसपे पहले किसी भी फ्रॉड का मतलब केस लगा हुआ है, वो अक्यूज्ड है कि इसने फ्रॉड किया हुआ है किसी पुरानी जॉब में, तो उसका किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि इसमें कि ठीक है यार ही वाला पार्ट है तो हमको समझ में आ गया कि सुपरफ्लुअस है, इसको तो हमने हटा दिया। बट मोस्टली बच्चे ये बोल रहे हैं कि विल नेवर के साथ में हमेशा वी थ्री ही यूज होगा। ये देखो, विल नेवर बी वेलकम इज रॉन्ग बिकॉज दिस लाइन इज इन पैसिव वॉइस, सो द करेक्ट सेंटेंस इज विल नेवर बी वेलकम। इसने भी बोला। यहाँ पे देखो इसका भाई का तो थोड़ा गुस्सा निकल के आ गया, सोजीत समानता, गिव मी माई 2 मार्क्स, मेरे को मेरे 2 नंबर दो, ठीक है। इसका देखो मतलब आप लैंग्वेज भी देख सकते हो, बी के साथ थर्ड फॉर्म कौन लगाया, वेलकम्ड। चेक द कंसेप्ट ऑन वेलकम एज एडजेक्टिव्ड एंड वर्ब एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। धमकी देख रहे हो, ठीक है। इसका नाम की मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ऐसा ही सी के होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, सिग्निफिकेंट। तो अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो वेलकम जो चीज है ना, वेलकम जो वर्ड है, ये वर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। वेलकम दोनों काम करता है, ये वर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे जो ये वेलकम यूज हुआ है ना, ये एडजेक्टिव है और एग्जैक्टली एकदम सही है ये। अब अगर आपको समझ में नहीं आया कि विल बी के साथ में एडजेक्टिव कैसे यूज हो सकता है, तो मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके समझाऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ, फ्रॉड की जगह लिख दूं मैं चीटिंग, ठीक है। ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन एन अर्लियर रिलेशनशिप, ठीक है, जॉब की जगह मैंने कर दिया रिलेशनशिप। आगे देखो, विल नेवर बी, अब मैं वेलकम की जगह एक नया वर्ड लिख रहा हूं हैप्पी, इन एनी अदर रिलेशनशिप,
ऑर्गेनाइज की जगह मैंने फिर दोबारा से ये लिख दिया। अब मैंने थोड़ा सेंटेंस चेंज किया है। अब आप एक बार इसको जो जो बच्चे ऐसा लगता है ना कि बोलने में सर अजीब लग रहा था, वो देखो कि ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन एन अर्लियर रिलेशनशिप विल नेवर बी हैप्पी इन एनी अदर रिलेशनशिप। उसने ये बोला कि एक आदमी जो ऐसा है जिसने प्रीवियस रिलेशनशिप में चीटिंग की है किसी के साथ, ठीक है, तो वो आगे भी खुश नहीं रह सकता किसी अगले रिलेशनशिप में, क्योंकि वो फिर से चीटिंग वगैरह करेगा तो उसका जो वो मतलब चलता रहेगा। अब मेरे को बताओ, ये सेंटेंस भी पढ़ने में अजीब लग रहा है क्या? जिस तरीके से यहाँ पे वेलकम वर्ड अजीब लग रहा था आपको, क्या हैप्पी वर्ड अजीब लग रहा है? ही विल नेवर बी हैप्पी नहीं लग रहा होगा अजीब? ये तो हम यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं कि यार यू विल बी हैप्पी इफ यू क्लियर द एग्जाम। अब भी अजीब लग रहा है क्या? नहीं लग रहा नहीं? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हैप्पी ना एडजेक्टिव है भाई यहाँ पे, और विल बी के साथ एडजेक्टिव यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। तो जिन भी बच्चों ने रट्टा एकदम तोते की तरह लगाया हुआ है ना कि विल बी के साथ तो हमेशा V3 ही आएगा सर, नहीं आएगा भाई हमेशा V3। वो विल बी प्लस V3 वाली फॉर्म होती है, ठीक है, बट विल बी के साथ एडजेक्टिव भी आता है और वो एग्जैक्टली एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? समझ में आ गया होगा। और अगर और ज्यादा वैलिडेशन आपको चाहिए तो ये देखो भाई, मैंने फिर दोबारा ये वाला क्वेश्चन भी अमन सर से कंफर्म किया था। मैंने लिख के भेजा कि सर वेलकम तो इसमें ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे, लाइक ही विल नेवर बी हैप्पी, तो सर ने भी बोला है कि हाँ ये ठीक है। जैसे कि यू आर नॉट वेलकम हेयर, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि यू आर नॉट वेलकम हेयर, यहाँ पे भी जो वेलकम है वो एडजेक्टिव है। मैंने लिखा भी कि सर इसमें भर भर के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि रट्टा मारा हुआ है एकदम विल बी प्लस V3 ना, तो वो चीज सही है। वहां पे मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, गूगल पे मैंने देखा था, जैसे हम बोलते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम हेयर, ठीक है, यू आर वेलकम टू यूज माई बाइसिकल, ठीक है, तो इनकी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ये वेलकम जो हो रहा है ना एडजेक्टिव ही है यहाँ पे कि यू आर वेलकम। अब इसको आप तोड़ के देखोगे ना, यू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब जिसको ग्रामर अच्छे से आती होगी एक बार समझ लेना, जिसको नहीं आती वो भी देख लेना एक बार, बेसिक है थोड़ा सा। आर हमारी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और वेलकम है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान के चलो, या फिर इसको आप बोल सकते हो एडजेक्टिव है ये, ठीक है। तो यू जो है सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब के साथ में इसके आगे जो हमारी एडजेक्टिव ही यूज होती है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन भी बन जाते हैं। जैसे मैं लिखूं यू आर ए टीचर, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव या नाउन प्रोनाउन हमारे काम करते हैं सब्जेक्ट क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं यू आर वेलकम या फिर यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, ये चीज, और ये वाला भी कि यू विल बी हैप्पी, ये सब ऐसा ही इस चीज को दिखाने के लिए है कि वेलकम को एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं, होता है वो एडजेक्टिव होता ही है, कर क्या सकते हैं, वेलकम वर्ब भी होती है एडजेक्टिव भी होता है, तो ये ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है अपना, ठीक है। कुछ लोग किसी टीचर की वीडियो बता रहे थे कि उनसे टीचर ने सही बता रखा है कि नहीं नहीं वेलकम आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा भाई, वो बिल्कुल ठीक है। वहां पर SSC ने भी जो एरर है वो सुपरफ्लुअस वाली ही मानी है बस, ठीक है। तो ये इंग्लिश का छापा अपना खत्म हो गया है, पता नहीं भर भर के। अब आप देखोगे कि ये 3-4 क्वेश्चनों पे इन्होंने वो मारी है रिपोर्ट, जबकि सारे के सारे सही हैं। 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करेक्ट थे मॉक में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे इतने ज्यादा है ना, ये कॉन्फिडेंस पेपर में दिखाया करो जाके। वहां तो 4 क्वेश्चन हार्ड अगर दिख जाते हैं तो मतलब हवा खराब हो जाती है तुम्हारी, यहाँ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रखा है ना। देखो अब रीजनिंग में देखेंगे, रीजनिंग में ये जो ग्रीन वाले क्वेश्चन है बीच बीच में काफी ज्यादा, ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे ये, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इजी थे बट आपने गलत कर दिए, और कुछ क्वेश्चन सच में अच्छे थे। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन नंबर की बात करनी है अपने को। सबसे पहले अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर 2। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। यार ये वाला क्वेश्चन इजी है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको सिर्फ 40% लोग ठीक करें, तो 80% वाला क्वेश्चन था। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा पहले, सबसे पहला जो हमारे मन में आती है ना, जोड़ना घटाना और फिर उसके बाद गुणा करना, ये 3 चीजें होती हैं बेसिक सी। अब पहले पहले पार्ट का पहला स्टेप आप करो, सिर्फ जोड़ दो, 47 और 19 को सिर्फ जोड़ दो तो 66 बनेगा। 66 को डिवाइड करोगे 11 से तो 6 आ जाएगा। फिर आप सेकंड में लगा कर देखोगे 32 + 4 36 हो रहा है, उसको भी डिवाइड करोगे 6 से तो 6 आ जाएगा। तो इतना बेसिक सा पैटर्न था ये यहाँ पे, बट काफी लोग इसको नहीं पकड़ पाए। मे बी एग्जाम प्रेशर के अंदर चीजें हो जाती हैं, बट ये तो दूसरा ही क्वेश्चन था, इतना ज्यादा प्रेशर मत लिया करो भाई कि इजी चीजें भी ना दिखें, ठीक है, ये हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये एकदम रिसेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, CHSL और CPO में किसी एक पेपर में पूछा गया है, मैं दिखा दूंगा आगे अभी।
देखो इसमें दिक्कत क्या पता हुई है कि बच्चों को ना आदत पड़ी हुई है कि जब इस तरीके से एनालॉजी पूछता है वो नंबर एनालॉजी, तो बच्चे 26 को काउंट करेंगे और 26 का कुछ भी रिलेशन निकालना स्टार्ट कर देंगे 124 से मल्टीप्लाई करके, कि 26 चौके 104 में 20 जोड़ दिया, 26 पंजे 130 में से 6 घटा दिया, कुछ भी इस तरीके से करके वो गुणा करनी स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो गुणा भाग पे पैटर्न पे आधारित नहीं है, इसी वजह से काफी बच्चे इसको छोड़ दिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है बच्चे की वो चेक होंगी, क्योंकि स्क्वायर क्यूब्स ना काफी ज्यादा पूछता है। आप देखोगे एक बार यहाँ पे सिंपल सा है वैसे तो, मतलब अगर दिख जाए तो सिंपल है, नहीं दिखे तो भाई नहीं होगा फिर। ठीक है, मॉक में आपका जो दिमाग है कितना शांत है उसके ऊपर है। देखो 26 फाइव स्क्वायर प्लस वन होता है, और 124 जो है 5 क्यूब की माइनस वन है, मतलब स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आया हुआ है एग्जैक्ट, हमने एकदम नया नया ताजा ताजा उठाया है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से। तो ये वाला ध्यान रखना आगे से भी कि ठीक है आपने एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लिया, बट कोशिश करो कि ये आपको 26 में 25 दिखे, यहाँ पे 125 भी दिखे, और यहाँ पे 64 भी दिखे आपको। ठीक है, स्क्वायर क्यूब्स पे थोड़ी अच्छी से पकड़ बनाओ, तो बेसिक वाले ही थे क्वेश्चन, ये बढ़िया था, मोस्टली बच्चों को इसीलिए दिखा नहीं है। ठीक है, और रेड में अपना है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 मतलब हार्ड नहीं है, वो कैलेंडर का क्वेश्चन है, बट काफी बच्चे कैलेंडर को छोड़ देते हैं या रिवाइज नहीं करते अच्छे से, इसलिए कैलेंडर के कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन की जो परसेंटेज है वो डाउन हो गई है, 29% लोगों ने ही ठीक किया है बस। बट एक बार जिन लोगों का कैलेंडर छूटा हुआ है एज ए टॉपिक, तो इवन कोचिंग सेंटर कैलेंडर लिख के सर्च कर लेना यूट्यूब पे, सर की वीडियो आ जाएगी, कमल सर की, उन्होंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, वो वीडियो देखो, नोट्स बना लो, और फिर वीक में एक बार रिवाइज कर लेना, और 2-3 बार और आगे पेपर तक, तो तुम्हारा कैलेंडर का क्वेश्चन वहां पे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बेसिक है। ठीक है, यही चीजें देखो कैलेंडर वगैरह ना, ये चीजें ऐसी होती हैं जो एक एवरेज बच्चे को और टॉपर बच्चे को अलग करती हैं। टॉपर बच्चा अपना कोई भी वीक पॉइंट छोड़ेगा ही नहीं, जैसे कि आप रीजनिंग में उठाओगे तो आप कैलेंडर, आप मैथ्स में उठाओगे तो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, या रेस का टॉपिक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, या फिर कैलकुलेशन स्पीड कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, यूनिट्स कन्वर्जन वगैरह। एवरेज बच्चा यहाँ पे फंस जाता है हमेशा, और टॉपर बच्चा अपने इन चीजों को अच्छे से एक भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ता वो, तो वो निकाल जाता है चीजें। कैलेंडर आता है भाई प्री में, भर भर के कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं प्री में, छोड़ना मत। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, गुड। देख लेते हैं 17 में क्या है। अच्छा, ये भी एग्जैक्ट पीवाईक्यू है, अभी रिसेंटली पेपर आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, और जीके बेस्ड जो एनालॉजी होती है अपनी उस पर क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास डिस्कस करने वाला नहीं है। पैलेट जो होती है वो माउथ के अपर पार्ट को पैलेट बोलते हैं, ऐसे ही जो सीलिंग है उसको रूम के अपर पार्ट को सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखो 22 नंबर, जो कि इजी क्वेश्चन था फिर भी नहीं हुआ बच्चों से, देखते हैं। हाँ ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है, मतलब इस क्वेश्चन को वो ऐसे लिखता, मैं बताऊं आपको, वो ये लिखता कि 45 टू 30, फिर यहाँ पे ये, फिर ऐसे करके वो बना कर देता, तो बहुत से बच्चे इसको पकड़ लेते। अब उसने इसी चीज को लैंग्वेज में दिया है, वो पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा पूछने का, कि 45 इज रिलेटेड टू 30 बाय सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 55 इज रिलेटेड टू 40, मतलब 45 230 से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, वैसे ही 55 240 से जुड़ा हुआ है, तो 65 किस चीज से जुड़ा हुआ है वो अपने को निकालना है। तो बेसिक चीज है, सबसे पहले हम वही वाली बात की जोड़ना घटाना करेंगे भाई, जोड़ लो, या तो सम इक्वल आएगा या डिफरेंस इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका यही है कि डिफरेंस इक्वल है, तो हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन, बट थोड़ा पूछने का तरीका बदल गया है, इसलिए बच्चे फंस गए यहाँ पे। और एक डिक्शनरी का क्वेश्चन का 25 ये भी डुएबल था। अब मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन लिए कहाँ से है, ताकि आप बाद में ना बोलो फिर मेरे को। ये देखो 10, 26 और 50, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी पीछे मैंने दिखाया, किस पैटर्न पे बेस है ये है कि 3 स्क्वायर प्लस 1 और 5 स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस 1 है। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे 7 की क्यूब माइनस 1, हाँ सॉरी, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 की क्यूब माइनस 1 है ये, मतलब वो जो अभी पैटर्न हमने पकड़ा था ना, क्योंकि ये देखो 26 26 दो तरीके से बन सकता है ना, अगर मैं देख रहा हूँ 26 25 प्लस 1 भी 26 बनेगा, और 27 माइनस 1 भी 26 बनेगा। जब आप 25 प्लस 1 बनाओगे तो 5 स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, 27 माइनस 1 बनाओगे तो 3 क्यूब माइनस 1 बनेगा। पर पैटर्न इसका ये है कि 3 स्क्वायर प्लस 1 3 क्यूब माइनस 1, फिर 7 स्क्वायर प्लस 1 50 बना, और 7 क्यूब माइनस 1 जो था 342 अपना आंसर था। ठीक है, CHSL 2024 प्री का क्वेश्चन है भाई, एग्जैक्ट आया हुआ है, कर लेना। ठीक है, और ये वाला भी देखो कि 30 रिलेटेड 216 से, उस तरीके से 40 रिलेटेड 226 से। अब अगर ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता ना कि 30 रिलेटेड 216 से, और फिर यहाँ पे लिखता 40 226, और फिर यहाँ पे लिखता 50 क्वेश्चन मार्क, तो काफी बच्चे पकड़ जाते कि यार 30 में 40 में 10 का डिफरेंस आया,
इसने यहाँ 216 और 26 में भी 10 का डिफरेंस मार दिया, तो आगे भी यहाँ 40-50 में 10 का डिफरेंस है, तो ये भी 10 का डिफरेंस मार देगा आगे। इस तरीके से आप कर सकते थे, वरना आप डिफरेंस वैसे निकाल लो घटा के, ठीक है, उससे भी हो जाता। बस ये है कि पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, तो दिखना थोड़ा कम हो गया है क्वेश्चन, बच्चे को दिखा नहीं, ठीक है। अब सोर्स मैंने पकड़ा दिया है इसलिए ताकि ढूंढते ना फिर कि कहाँ पीवाई क्यों आया हुआ है। अब मैथ्स में देखो, मैथ्स के शुरू के 10 क्वेश्चन एकदम हलवा, इजीली डुएबल, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। 11 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा डाला, और ये 13 क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, इतना ठीक नहीं था। उसके बाद फिर सारे इजीली डुएबल, फिर ये डुएबल, फिर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ अच्छा डाला है, इसका ट्रायंगल का ज्योमेट्री का 22 नंबर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 25 का। तो अगर अच्छे क्वेश्चन काउंट करोगे तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 क्वेश्चन मैथ में अच्छे हैं, बाकी में आपकी स्पीड मैटर करेगी और एक्यूरेसी, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं, 4 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैथ्स का, ठीक है, ये भी मैं दिखा दूंगा अभी, ये पीवाईक्यू पे बेस्ड है। इसमें क्या करना है कि भाई देखो, नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार आया हुआ है पेपर में पहले भी। 9x² है, इधर से इसको इधर लेके जाएंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये एक पैटर्न होता है अपना अलजेब्रा में। आजा भाई। मतलब उसमें दो परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा एक, प्लस में बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों बराबर जीरो के होंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले एनालिसिस वीडियो में मैंने चीज अच्छे से समझाई थी कि जब दो चीजों का स्क्वायर अगर जुड़ के जीरो हो रहा है तो वो दोनों चीजों अलग अलग भी जीरो होनी पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव में आएगा नहीं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इनकी जीरो जीरो हो सकती है दोनों की। अब इस केस में, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था एक बार, तो उसी पे फॉर्मेट पे पैटर्न पे आधारित है। मैं दिखा देता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये रहा, ये आप देखोगे ना, सीपीओ 2024 प्री का 29 जून का शिफ्ट है 12:30 बजे वाला, उसमें 39 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी अपने को एक्स स्क्वायर प्लस कुछ का मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा इसमें भी, और वाई प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, उन दोनों को जीरो के बराबर काउंट कर देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही क्वेश्चन हमने पूछा है, बट हमने मॉडिफाई किया उसको थोड़ा डाटा अच्छा करके, ठीक है, ताकि इजीली ना दिखे, थोड़ा एक दो स्टेप आपके बढ़े, ठीक है। जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है मीडियन का, वो भी देखो सिलेक्शन पोस्ट का है 20 जून का, 2:30 से 3:30 की शिफ्ट है, इसको भी चेक कर लेना। और जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है ये सीपीओ 2024 प्री का है, सारे अभी रिसेंट के ही हैं, ठीक है। इतना एकदम इस तरीके से लाइव मॉक्स और पेड मॉक्स आपके डिजाइन किए जा रहे हैं ना, अपने जो अपेंडिक्स के आ रहे हैं, कि कुछ भी नहीं छूटेगा लेटेस्ट क्वेश्चन में से। आप कहीं और चेक कर लो मॉक्स में जाके एक बार किसी भी वेबसाइट के, कि कौन ऐसा है जो एकदम ट्रेंड फॉलो कराए कि क्या चल रही हैं चीजें, वही चीजें पूछी जाए, है ना, पता चल जाएगा थोड़ा सा कि मेहनत कितनी लगती है इन चीजों में, ट्रेंड सेट। हाँ, मैंने दिखा दिया कि अलजेब्रा वाला क्वेश्चन ये भी, और ये बेसिक अलजेब्रा था यार। ये तो देखो 13 वाला तो मतलब पता नहीं क्यों ही गलत हुआ है, फिर से वही वाली बात, कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हुई है बच्चों की। ये तो यार बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, x-1/x की वैल्यू दी हुई है। मतलब कोई भी टीचर अगर अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट करता है तो ये वो यही पैटर्न बताता है स्टार्टिंग में सारे के सारे, कि x+1/x की वैल्यू a दी है, तो x की पावर n+1/x की पावर n, ये माइनस की वैल्यू निकालनी होती है। ये इजीली डुएबल क्वेश्चन था, कर सकते थे आप, ठीक है। दो चार स्टेप थोड़े से आगे पीछे होंगे, मतलब इसको आप हार्ड नहीं बोल सकते, आप बोलोगे कि कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा, कंसेप्ट में बहुत ज्यादा कोई तीरंदाजी बाजी इसमें है नहीं, ठीक है। और वो ट्रायंगल वाला मैंने दिखा दिया पीवाईक्यू है, और जो इंस्टॉलमेंट है ये भी रिसेंट का पीवाईक्यू है, ठीक। तो मैथ्स में यही 4 क्वेश्चन अच्छे थे बस। इसके बाद बात करेंगे जीएस की, तो जीएस में सिर्फ अगर आप देखोगे डुएबल क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन इजीली डुएबल है आपके, ये 11वां मान लो, ठीक है। तो 20 नंबर तो आपके आने ही चाहिए थे। उसके बाद ये 44 वालों में या 41 वालों में आप एक दो गैस लेते तो एक दो क्वेश्चन और ठीक हो सकता था, तो मिनिमम मैंने इसलिए लिखा कि वहां पे 20 नंबर तो आपके आने चाहिए अगर आप जीएस में पीवाईक्यूज और थ्योरी कर चुके हो तो। कुछ एकदम ये देखो 1% लोगों का ठीक हुआ है। अब इसमें क्या है कि करंट अफेयर जो है ना, एसएससी जैसे 2021 22 23 का करंट अफेयर पूछ रही है, 21 का भी पूछ रही है, 22 का भी, 23 का भी, सीएचएस में भी देखा गया प्रीवियस। तो हमारे मॉक्स में भी करंट अफेयर का यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप तो 2022-23 का करंट अफेयर पूछ रहे हो, तो 24 चल रहा है। भाई जब एसएससी वही पूछ रही है तो हम भी वही पूछेंगे ना, रिसेंट में मिलेगा आपको, हम एक क्वेश्चन 2024 का भी डालेंगे उसमें, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। अगर एसएससी पूछ रहा है तो हम भी भाई उसको पूछेंगे फिर, ठीक है। जिस तरीके का पेपर आएगा वैसा ही हम बनाएंगे। और टॉप फेकर्स अपने भाई हर बार रहते हैं, ये मैं बता दूं एक बार, अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा देख रहा है कि इसमें 200/200 स्कोर कैसा आ गया सर टॉप में, तो भाई ये फेक अटेम्प्ट होता है बच्चे का। कुछ बच्चों को मतलब ऐसा रहता है कि एक बार अटेम्प्ट कर लिया, फिर सारे आंसर्स एक कॉपी पे लिख लिए, उसके बाद दोबारा गए और 7 मिनट में सारे 5-7 मिनट में सारे सही आंसर मार्क करके और टॉपर बन के बैठ गए। उसका स्कोर का जो स्कोर कार्ड होता है, मे भी शेयर वगैरह करते होंगे कहीं,
कुछ बच्चे तो मतलब ऐसा होता है कि 180 प्लस ला के और पब्लिक ग्रुप्स में अपना स्कोर डाल देते हैं कि मेरा इसमें देखो इतना स्कोर है, फिर वहां पर उनको भाव मिलना शुरू हो जाता है। अरे सर, अरे भैया, भैया बन जाते हैं एकदम कि भैया आप थोड़ा स्टडी बता दो मेरे को, मैथ में स्टडी बता दो, ये बता दो। मतलब उनको वो भाव जो मिलता है वो अच्छा लगता है, इसलिए फेक अटेम्प्ट बच्चे देते हैं। बट इनसे कुछ फायदा नहीं है, पेपर में सारे भाव कम हो जाएंगे, यही वाले भैया मुंह छुपाते फिरेंगे जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप पूछोगे आपके तो 180 प्लस आ रहे थे या 190 आ रहे थे, आपका पेपर में क्या हुआ, तो 120 130 वाले वही बच्चे हैं ये। ठीक है, तो जो काम ऐसे लोग कर रहे हैं भाई मत करो, पेपर में गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ में। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में भी बहुत लोग कर रहे हैं भाई कि पेपर में डाल दूंगा मैं पहले, लड़के ऐसे भी हैं, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है कि मैं मॉक डालूंगा, फिर लड़कियां मैसेज करेंगी टिप्स के लिए, पता ना अलग ही, मतलब टेलीग्राम पे तो भसड़बाजी बहुत तगड़ी वाली चल रही है। जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है भाई इन सबसे दूर रहना, पढ़ो अपना मस्त होके, और इन टॉपर से स्कोर को मत देखना, टॉप 10 में सारे के सारे स्कोर फेक ही है। ठीक है, और अगर इसी तरह के और भी लेटेस्ट पैटर्न पे अच्छे अच्छे मॉक्स देने हैं तो अपनी मॉक्स की टेस्ट सीरीज भी आती है द पंडित्स की, प्रोमॉक्स के नाम से, जिसकी जो दो वेरिएशन अवेलेबल है, एक 299 एक 199। डिफरेंस ये है कि जो 299 वाला वेरिएशन है इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स के हर मॉक के, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश के, और डिटेल एनालिसिस वीडियो मिलेगी। जैसे ये वाली वीडियो है ऐसे ही हर वीक की हर मॉक की वहाँ पे डिटेल एनालिसिस वीडियो मिलती है। ठीक है, इसका प्राइस 299 है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन मॉक्स लोगे विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, नो वीडियो सॉल्यूशन, मतलब कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें, ये तीनों पार्ट कट जाएंगे, तो आपका वो 199 का लाइट वाला वर्जन है। ठीक है, अगर अच्छे अच्छे मॉक्स देने हैं तो दे सकते हो भाई। अराउंड 4500 प्लस लोग खरीद चुके हैं, जिसमें से कि 3800 प्लस लोग तो 299 वाले वर्जन में है अपने, और 840-50 कुछ लोग इस तरीके से, मतलब 866 मेरे को आज ही देखा था मैंने, 4504 थे शायद। ठीक है, ये 199 वाले हैं। तो मोस्टली बच्चे प्रेफर कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशंस वाला ही। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो सजेशन यही रहेगा कि भाई वीडियो सॉल्यूशन वाला ही लेना, ताकि चीजें सीखने को मिले वहां से। अगर आप रिपीटर हो तो आप लाइट वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मॉक्स अच्छे लग रहे हैं और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो शेयर जरूर करना। शेयर करते हो तो अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में रिपोर्ट जब करो क्वेश्चन को तो एक बार खुद से थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर लेना कि कुछ भी मतलब अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। ठीक, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।